गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन मतलब आधा पढ़ लिया था, है ना। वी हैड कवर्ड हाफ चैप्टर, नाउ वी कंटिन्यू। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? वेट, ये थैंक यू लिखा है, ये हमारा मार्क है, लैंड मार्क, इससे पता चल गया, हमने यहाँ तक। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, यानी कि जो व्यापार है विदेश में, वो कैसे, यही हमें रीड करना है ना, कैसे एक दूसरे की मार्केट को जोड़ता है ना, यही पढ़ना है हमें। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, ये पैराग्राफ पढ़ा था कोड वाला, प्रीवियस लेक्चर में है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, ये जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, इसमें हमें अब देखना है विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। ठीक है, बाजारों का एकीकरण। तो कुछ नहीं है, देखो, जो व्यापार ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, देशों देशों के बीच में हो रहा है, जैसे एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे देश से पहले देश, है ना। तो एक साइकिल चल रही है। इनसे उन देश के जो बाजार है, मार्केट आप समझते हो ना, मार्केट जैसे आप लोग समझो कि कपड़ों का मार्केट है ना। आपके लिए कपड़ों का मार्केट है, तो वहाँ से आप कपड़े लेके आते हो। ऐसे ही देशों में कई चीज़ों के मार्केट्स होते हैं, है ना। मार्केट जैसे मान लो कि इंडिया में कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, जिसका उत्पादन हो रहा है, जैसे मान लो जूट हो रहा है। ठीक है, जूट का बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है इंडिया में, तो जूट की एक अलग मार्केट होगी इंडिया में। तो बाहर की कंट्रीज क्या करेंगे, जूट खरीदने के लिए भारत के बाजार आएंगी। बाजार आने का मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट में घूमेंगी, ऐसे नहीं। यहाँ आएंगी, यहाँ पे पता करेंगी जूट कहाँ पे अच्छा होता है, फिर वहाँ पे एक फर्म होगी। फर्म यानी कि कोई भी एक जैसे एजेंसी समझ लो, जो जूट उगाने का काम करती होगी, तो एक फर्म होगी जो जूट उगाने का काम करती होगी, उससे बात करेगी और उसे ऑर्डर देगी, और फिर वो उसे जूट बेचेगा, और जूट को वो बाहर अपने यहाँ ले जाएगी, और जूट से जो भी वो बनाएगी, जो भी बनाए, कुछ भी बना सकती है, सोफे भी बनते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब हो सकता है, गद्दे बनाए, ठीक है ना, गद्दे बनाए, ठीक है, मैट्रेस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें बनाएगी और उसको फिर बेचेगी, व्यापार करेगी। तो इस तरीके से जो दूसरा देश जो यहाँ से जूट लेके गया, वहाँ पे सोफे का मार्केट, वहाँ पे किसका मार्केट बच्चों, मैट्रेस या सोफे का मार्केट, फर्नीचर की दुकान पे मिलते हैं ना ये, तो वहाँ पे फर्नीचर का मार्केट इंडिया की जूट मार्केट से जुड़ गया। जुड़ा क्या नहीं? तो आप ये इंटरलिंकिंग समझ रहे हैं? ये इंटरलिंकिंग आपको समझ में आ रही है? ये इंटरलिंकिंग कैसे हुई कि यहाँ का जो सोफे का मार्केट वो डिपेंडेंट है इंडिया के जूट मार्केट पे, और इंडिया के जूट मार्केट भी डिपेंडेंट है कि वो अपना जूट इनको बेच रहा है, तो इनकी भी कमाई हो रही है। आ रही है बात समझ में? तो एक दूसरे से ये कैसे कनेक्टेड है, तो इसी तरह के हमें लिंक देखने को मिलेंगे। आओ पहले पढ़ते हैं इसकी शुरुआत कैसे। ठीक है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड हैज़ द मेन channel connecting countries. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। बहुत टाइम तक जो ट्रेड है, ट्रेड यानी कि व्यापार है, उसने देशों को जोड़े रखा, है ना। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया टू साउथ एशिया टू मार्केट्स बोथ इन द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, इतिहास में हमने देखा कि जो ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेड यानी कि व्यापार वाले रास्ते, जिन रास्तों से व्यापार होता है, ठीक है, वो जोड़ते हैं इंडिया को साउथ एशिया से। साउथ एशिया बच्चों, साउथ एशिया, साउथ एशिया आपको नहीं समझ आया हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी जो कंट्री है, मैप में देखेंगे हम लोग, इंडोनेशिया, ठीक है, हमारी इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, और सिंगापुर, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं, इनसे इंडिया के, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इन्हें बोलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज। इंडिया ये है हमारा, जो हमारे साउथ ईस्ट में हो। ठीक है, सबको पता है साउथ ईस्ट यानी कि ये वाली डायरेक्शन, है ना। तो साउथ ईस्ट, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको इंडिया जोड़ रहे हैं, है ना, जो ट्रेड रूट्स हैं। ठीक है, तो ये बताया जोड़े रखा, और किससे जोड़ रखा? साउथ ईस्ट या साउथ एशिया टू मार्केट्स बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों ही, ठीक है, ईस्ट वेस्ट दोनों ही जगह को जोड़े रखा। इन द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स, और इनसे बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। Also, you would remember that it was trading interest which attracted various trading companies such as East India Company। और हमने ये भी देखा कि इसमें
जो बड़ी कंपनी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाहर से आई थी, जो यहाँ पे इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म हुआ, जो यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने आके रूल किया, तो वो चीज़ शुरुआत कहाँ से हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया ने क्यों आई यहाँ पे व्यापार करने? उस टाइम पे भारत में मसाले बहुत अच्छे मिलते थे, तो वो ये सब चीज़ें देख के अट्रैक्ट हुए, कह रहे भाई इतना बढ़िया ट्रेड हो रहा है, तो वो ट्रेड को देख के खींचे चले आए। उन्होंने यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री लगा के वो खुद ही यहाँ पे फिर सब कुछ करने लग गए, है ना? तो समझ में आया? तो व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो कि फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेश में व्यापार करने का एक, हाँ, बेसिक फंक्शन क्या है ना? बेसिक फंक्शन यानी कि मेन जो चीज़ है सबसे सिंपल, वो क्या चीज़ है? ये है कि जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो क्या कर रहा है? एक मौका दे रहा है कि हमारे यहाँ के जो उत्पादक हैं वो अपना सामान पूरे वर्ल्ड में बेच सकें, है ना? जैसे मानो कि, जैसे मान लो दिव्या है, ठीक है, तो दिव्या के घर में बिजनेस होता है मान लो, ठीक है, और दिव्या के घर में मान लो हम किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, आ, कोई अच्छी चीज़ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि दिव्या के घर में आयुर्वेदिक, ठीक है, हम लोग आयुर्वेदिक कुछ ले लेते हैं, आयुर्वेदिक क्रीम बनाई जाती है एक, जिससे पेन रिलीफ होता है, ठीक है, पेन रिलीफ, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो कि पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, तो वो आयुर्वेदिक क्रीम है जो बहुत ही फेमस है, इसके लोकल एरिया में बहुत फेमस है, ठीक है, जो भी इसका यूज़ करता है उसको ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं और बहुत असरदार है, ठीक है। तो ये जो क्रीम है, अब ये क्रीम के बारे में जिन लोगों को ये इस चीज़ से परेशानी है कि ये जो क्रीम जिसका इलाज कर रही है वो परेशानी जिन लोगों को है, उसके बारे में जब लोगों को पता चलेगा, तो ये क्रीम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बिक सकती है ना? कोई बड़ी मेडिकल कंपनी भी इसे साइन कर सकती है और ऑर्डर दे सकती है कि तुम हमारे लिए ये बनाओ, हम इस पर अपना ब्रांड लगाएंगे, फिर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है कि बेची जाएगी, इसका ट्रेड होगा, है ना? तो तुम बात समझ रहे हो कि लोकल प्रोड्यूसर्स को मौका मिलता है अपनी चीज़ों को अपनी कंट्री के बाहर बेचने का भी। आ रही बात समझ में? तो markets of their own countries. Producers can sell their produce not only in markets located within the country but also compete in markets located in other countries. यही जो बात मैंने बोली ये यहाँ सिर्फ तो सेम लिखी है कि सिर्फ प्रोड्यूसर्स ने जो बनाया वो सिर्फ अपनी मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, वो इसको अपनी कंट्री के बाहर जाके भी बेच पा रहे हैं, है ना? वहां भी compete कर पा रहे हैं, वहां भी टक्कर दे पा रहे हैं, ठीक है ना? है ना? Similarly, for the buyers, import of goods produced in country is one of the expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. ठीक है, तो देखो इसी तरीके से हम देखेंगे बायर्स के लिए, बायर्स यानी कि जो लोग सामान खरीदते हैं वो, ठीक है, तो इम्पोर्ट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री, जो सामान बाहर बनाया गया और उसे हमने मंगाया, ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, ये भी एक तरीका है कि हम अपनी चॉइसेस बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे देखो मान लो कि ये क्रीम मान लो कोई बाहर की कंट्री में ही बन रही हो, वो भी अच्छी बना रहे हो, और दिव्या के घर पे भी इसका बिजनेस है वो भी अच्छे बना रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास चॉइस आ गई कि हमारे लिए कौन सी ज़्यादा असरदार है। वही क्रीम बाहर से हमारे यहाँ पे आ रही है, दूसरी कंट्री में बनी और हमारी वाली बाहर जा रही है, तो उनके लिए भी दो चॉइस हो गई, हमारे लिए भी दो चॉइस हो गई, तो हमारी चॉइसेस भी बढ़ रही है ना? आ रही बात समझ में? तो ये फायदा होता है फॉरेन ट्रेड का, किसका? फॉरेन ट्रेड का एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स का एक दूसरे से जुड़े रहने का। आ रही बात समझ में? ठीक है, अभी देखो चाइनीज टॉयज इन इंडिया, ये एक एग्जांपल है जिसको हमें पढ़ना है, अच्छे से देखते हैं इसको, ठीक है। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, जितने भी खिलौने आते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चाइनीज टॉयज इन इंडिया हमने देखा कि वो ज़्यादातर चाइनीज़ होते हैं, मेड इन चाइना होते हैं, वीडियो गेम्स हुए, है ना, बैट हुए, काफ़ी जो क्योंकि सस्ती मिल जाती हैं तो वो मेड इन चाइना ही होती है, ठीक है ना? तो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया, ठीक है। तो जो चाइनीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं यानी कि चाइनीज़ आइटम जो बनाने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने देखा और सीखा, उन्हें एक मौका मिला सीख के, फिर टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया, उन्होंने देखा कि हम टॉयज इंडिया में बेच सकते हैं, है ना? वे टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइस, जहाँ पे खिलौने जो हैं बहुत महंगे मिलते हैं, तो चाइनीज़ ने सोचा हम बेचेंगे तो हमारे हर कोई खरीदेगा, हम सस्ते बना रहे हैं, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया, उन्होंने अपने टॉयज बना के यहाँ बेचना चालू कर दिया, भेजना, ठीक है, एक्सपोर्ट करना। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। अब खरीदने वाला इंसान दुकान पर जा रहा है, कह रहा है भैया टॉय दे दो, तो वो कह रहा है दो तरह के टॉय दिखा रहा है,
ठीक है, एक चाइनीज एक इंडियन। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड द न्यू डिजाइन्स, अब सस्ता होने की वजह से और थोड़ा फैसिनेटिंग, यानी वो दिखने में थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि चमकीला वगैरह कुछ, जिससे क्या है हमारी नज़र चाइनीज वाले पे जाती है। और इंडियन मार्केट भी ऐसा कर सकती है, पर उनका जो रॉ मटेरियल कच्चा माल लगा है वो उनको महंगा पड़ रहा है, और चाइनीज इसको सस्ते में कर लेते हैं, तो वो इतना सब कुछ तामझाम नहीं कर पाते। फिर हमने देखा ये सस्ता है, तो हम ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं, सस्ता वाला ले लें, यही कोशिश रहती है हमारी। इंडिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो सबकी कोशिश यही रहती है, क्योंकि अमीर लोग तो 1% है ना, तो बाकी 99 तो या तो गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं। तो हम लोग क्या खरीदेंगे, चाइनीज़ आइटम खरीदेंगे। तो चाइनीज़ टॉयज़ पॉपुलर भी होता है और बिकता भी इंडियन मार्केट में ज़्यादा है। तो विद इन अ ईयर, एक साल में 70 to 80% ऑफ द टॉयज शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। एक ही साल में 70 से 80% जो टॉयज थे वो क्या है, चाइनीज बिकने लग गए इंडियन टॉयज की जगह। ठीक है, और टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर, और टॉयज भी इंडियन मार्केट में सस्ते हो गए, जो कि पहले महंगे आते थे। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉयज केम इनटू द इंडियन मार्केट, यानी कि हमें आखिर में बात ये पता चल रही है कि चाइनीज टॉयज इंडिया की मार्केट में आ गए। तो इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। और इस कॉम्पिटिशन, ये जो लड़ाई चल रही थी किसका टॉय बिकेगा किसका टॉय बिकेगा, इसमें चाइनीज टॉयज ने जंग जीत ली, है ना। और इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट लोअर प्राइसेस, क्योंकि इंडियन बायर्स के पास, यानी कि जो इंडियन खरीदने वाले हैं उनके पास चॉइस आ गई। चॉइस ये आ गई कि वो क्या कहते हैं, कौन सा टॉय खरीदें, कौन सा उन्हें सस्ता पड़ रहा है। तो फॉर द चाइनीज टॉय मेकर्स, जो चाइनीज टॉय बनाने वाले थे, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। और वहाँ पे से ये टॉयज आ कहाँ से रहे, वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर से, जो चाइनीज के लोग हैं उनके लोकल प्रोड्यूसर से उन्होंने ये टॉयज बनाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो टॉयज बनाए, अब उनका जो बिजनेस है वो बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड मीन्स बढ़ गया, है ना। टू अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स, और इसका ठीक उल्टा हुआ इंडियन टॉय मेकर्स के साथ, कि उनका लॉस भी हुआ और उनकी क्या है, टॉय बिक भी नहीं रही है ना। और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका घाटा हो रहा है, वो ना टॉय बेच पा रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो, ये एक चाइनीज टॉय का एग्जांपल दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, गुड्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अगर हम आम बात में कहें कि जो सामान्य तौर पे, कि विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड, यानी कि ट्रेड ओपन करने से मतलब बच्चों ये नहीं है व्यापार खोल देना। ओपन होने से मतलब है कि ओपन यानी कि जो व्यापार है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच होना। ठीक है ना, ओपन मतलब ये, क्योंकि वो हमारा सामान यहाँ के बेच सके, हम अपना सामान वहां जाके बेच सकें। ठीक है, गुड ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, है ना। अब देखो, ट्रेड रूट्स बनाए जाते हैं बच्चों, ट्रेड रूट्स। ठीक है, ट्रेड रूट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं तो वो ज़्यादा हमें महंगा ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे करके एक रास्ता तैयार करा जाता है, आज भी ऐसे रास्ते कई सारे तैयार किए जाते हैं, जिससे हम जिस देश से ज़्यादा व्यापार करते हैं उस देश के साथ एक अपना रास्ता बना लें, तो उन्हें हमें आने जाने में ज़्यादा खर्चा ना पड़े। ठीक है, चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट राइजेस, और मार्केट में क्या है, हमारी चॉइस, यानी कि जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी वैरायटी बढ़ गई, मतलब कि हम ये भी ले सकते हैं, हम वो भी ले सकते हैं, है ना। हमारे पास अब चुनने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन है ना। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड्स टू बिकम इक्वल। ठीक है, और क्या है, जो एक जैसी चीज़ है, जैसे मान लो कि कोई कपड़ा है, एक इंडियन है एक चाइनीज़ कपड़ा है। ठीक है, तो अगर वो एक जैसे हैं तो उनका क्या है, प्राइस जो है वो एक जैसा हो जाता है मार्केट में, क्योंकि उनको मेंटेन करके रखना होता है। अगर मान लो इंडियन प्राइस 50 रुपये महंगा हुआ तो क्या चाइना वाला ले लो यार, 50 रुपये सस्ता पड़ रहा है, समझ लो, तो इंसान लेगा ही नहीं। एंड प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज आर नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर, है ना। और दोनों के उत्पादक, यानी कि चाइना के में जो प्रोड्यूसर्स हैं और इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो आपस में compete कर रहे हैं, है ना। दो अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल, बावजूद इसके कि वो एक दूसरे से हजारों मील दूर बैठे हैं, है ना। तो फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड क्या, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि ये मार्केट्स को कनेक्ट कर रहा है दोनों के, और मार्केट को जोड़ भी रहा है ना, क्योंकि यहाँ का सामान वहां पहुंच गया, वहां का सामान यहाँ पहुंच गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। आई विश आपको ये अच्छे से समझ में आया, जो भी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड के बारे में। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, इन पर विचार करने के लिए क्या है,
अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या है, अब ये अलग कैसे हुआ है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट, हाउ इज इट डिफरेंट नाउ। कह रहे हैं पहले हिस्ट्री में यानी इतिहास में पहले के टाइम पे कैसे कंट्रीज एक दूसरे से कौन से चैनल से जुड़ी हुई थी, है ना, क्या चैनल था उनके बीच कंट्रीज का जुड़े रहने का क्या मतलब था, ठीक है। और कह रहे हैं कि अब वो अब वो आज के टाइम से अलग कैसे है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर बताओ। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये बच्चों, आपको 100% करके जाना है क्योंकि ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, इन रिसेंट ईयर्स चाइना हैज नाउ बीन इंपोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। अभी के कुछ टाइम में हम देखेंगे चाइना क्या है, यहाँ से इंडिया से क्या इंपोर्ट कर रहा है, स्टील ले जा रहा है, क्योंकि इंडिया में स्टील अच्छी बनती है। टिस्को एक प्लांट है, ठीक है, और भी है, ठीक है, सेल है, ठीक है। सेल क्या होता है, स्टील एंड आयरन लिमिटेड, ठीक है। टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी कुछ है, ठीक है। तो टिस्को हो गया, ये भी आयरन स्टील बना रहे हैं, ये भी स्टील बना रहे हैं। तो स्टील बना रहे हैं, स्टील यहाँ अच्छा बन रहा है, तो चाइना क्या है, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो इंपोर्ट यानी यहाँ से ले जा रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ द इम्पोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल अफेक्ट, तो चाइना को यहाँ से स्टील ले जाने में क्या फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले देखिए स्टील कंपनी चाइना, चाइना की जो स्टील कंपनी है उस पर क्या असर पड़ रहा है, स्टील कंपनी इन इंडिया, स्टील कंपनी जो इंडिया में उस पर क्या असर पड़ रहा है, इंडस्ट्री बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना, और उन पर क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसी इंडस्ट्री जो स्टील खरीद रही है कुछ और बनाने के लिए, जैसे हम वहाँ पे जूट खरीद रहे थे सोफा बनाने या मैट्रेस बनाने के लिए, ठीक है। ये आंसर्स आप करने की कोशिश करो, अगले लेक्चर में तो मैं बता ही दूंगा, पर आप यहाँ पे इसको अपने आप करने की कोशिश करो तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ विल द इम्पोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया टू द चाइनीज मार्केट्स लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स फॉर स्टील इन द टू कंट्रीज। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं कि कैसे इंडिया से स्टील ले जाना चाइनीज मार्केट्स में, कैसे इनके इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स को बढ़ा रहा है, यानी कि मार्केट में जो इंटीग्रेशन हो रहा है इस चीज़ पे कैसे असर डाल रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, हमने वहाँ टॉय पढ़े थे, यहाँ तुम्हें स्टील के तौर पे एग्जांपल दे देना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, मैं तो वरना करा ही देता हूँ, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर का नाम, उसके बाद हम चैप्टर का नाम और अब हम उसे समझने जा रहे हैं, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ के आए वो सब वैश्वीकरण ही है, पर यहाँ ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है करेक्ट इसकी, ठीक है ना। आप समझ सकते, देखो यहाँ क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन इज फन, कह रहा है ग्लोबलाइजेशन मज़ा है ना। देखो लिखा है बी केयरफुल डेट्स आर वर्ल्ड, ठीक है, कह रहा है कि संभल के रहो ये हमारी दुनिया है, ठीक है। प्लेइंग विद समबडी यू विल हैव टू पे द प्राइस, कह रहे हैं किसी और के साथ खेलोगे तो तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, in the past 2 or 3 decades more than more MNCs have been looking for, कह रहे हैं कि पिछले 2-3 डिकेड्स में, डिकेड्स यानी कि 10 साल का पीरियड होता है, दशक, ठीक है। मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, एमएनसीज क्या करती हैं, जगह 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 देख रही हैं कि वो कहाँ पे अपना प्लांट सेटअप करें, अपना बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन, जिससे उनका जो उत्पादन है वो कम से कम पैसे में हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग, और इससे क्या हुआ है कि जो विदेशी निवेश है वो कंट्रीज में बढ़ता चला गया, हर एक कंट्री में बाकी कोई कंट्री जाके निवेश कर रही है, जर्मनी कंपनी शायद बांग्लादेश जा रही है, यूएस की कंपनी इंडिया आ रही है, रशिया की कंपनी रशिया में ही है, कहीं और जा रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रिपीटली, सेम टाइम पर जो फॉरेन ट्रेड है कंट्रीज के बीच में, सेम टाइम पे फॉरेन ट्रेड जो है कंट्रीज के बीच में, फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्री वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि कैसे बढ़ रहा है, अभी हमने देखा कि बाहर एमएनसी यहाँ पे आ रही है तो अपना सामान बेचेगी ना, है ना, अपना ब्रांड ला के बेचेगी तो कमा के ले जा रही है यहाँ से, तो ये एक फॉरेन ट्रेड ही है, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसी, ठीक है। और ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा कौन कंट्रोल कर रहा है, एमएनसीज। मैंने आपको एमएनसीज पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तब बताया मैंने एमएनसीज कैसे कंट्रोल करती है ना। फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर, जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जो हमने फोर्ड मोटर्स का उदाहरण पढ़ा था कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो फोर्ड मोटर्स बनाती है इंडियन, नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए कार प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, और वो
यहाँ से कार बना के उन कंट्रीज में भी बेच रही थी जहाँ पे ये कंट्रीज अभी डेवलपिंग है। वो कंट्री अभी डेवलप नहीं हुई है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जो कंट्रीज में अभी हर चीज़ की सुविधा नहीं पहुंची है ना। एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और कार के जितने कंपोनेंट है, जैसे मान लो कि व्हील हो गया, इंजन हो गया, है ना, बॉडी हो गई, या स्टीयरिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें, इन सब सामान को भी बाहर भेज रही है ना। लाइकवाइज एक्टिविटीज फॉर मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। तो हमने देखा कि जो भी एमएनसीज कर रही है ना, वो क्या है, उसमें ट्रेड ही आ रहा है ना, सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज, यानी सर्विसेज दे रही है और गुड्स को अपने बेच रही है ना। तो मतलब कि अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुएं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल है। आ रही बात समझे? चाहे वो अपना कंपोनेंट्स भेज रही हो, है ना, चाहे वो अपने पूरे कार ही भेज रही हो, ठीक है ना। तो अपना कैसे ये बिजनेस बढ़ा है ये हमने देखा, है ना, ग्लोबलाइजेशन से। तो अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि जो भी फॉरेन ट्रेड, ज़्यादा फॉरेन ट्रेड से और अधिक विदेशी, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे देशों के मार्केट्स के बीच में जो प्रोडक्शन है उसका एकीकरण हुआ है। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बना रहे हैं सामान, जो उत्पादन हो रहा है, उसका एकीकरण हुआ है ना। क्यों क्यों है एकीकरण? कोई बता सकता है क्यों है एकीकरण? एकीकरण क्यों हुआ है? इसका मतलब ये है कि देखो, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कोई एमएनसी इंडिया आ गई, ठीक है, और यहीं पे आके वो ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो अपना सामान इस मार्केट में बेच रही है। हो सकता है कि यहाँ के लोकल, मैंने बताया था, यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर से वो कांटेक्ट करेगी, लोकल प्रोड्यूसर को कॉन्ट्रैक्ट देगी, तो उसका भी सामान, उसका भी फायदा हो रहा है। तो उसका फायदा और दोनों का फायदा, इससे दोनों की मार्केट जुड़ गई क्या नहीं? आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये एक उन्होंने दो लाइन कही है कि ये एक तरीके से डेफिनेशन हो सकती है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया है, रैपिड इंटीग्रेशन की यानी कि जो एक दूसरे से जुड़ने की, रैपिड यानी कि बहुत तुरंत, और इंटरकनेक्शन बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में एक मेल होना, ठीक है। देखो, हिंदी में भी देखते हैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। एमएनसीज जो हैं वो तो हमें पता है ये ग्लोबलाइजेशन करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाएं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। ये भी हमें पता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आदान प्रदान। बच्चों आपको पता ही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पता है, नहीं पता है? पता है, आई गेस, ठीक है। नहीं पता चलो मैं फिर भी बोल देता हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट बच्चों, एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ से कोई सामान, हम लोग बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं, ठीक है ना, और नहीं, यहाँ से कोई सामान बाहर भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और इम्पोर्ट हो गया कि कोई सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। मतलब उनकी ज़रूरत है वो हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, और हमारी ज़रूरत है वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे बासमती राइस है बच्चों, ठीक है, बासमती राइस। बासमती राइस आपको पता है कि लोग उसका ज़्यादातर बिरयानी वगैरह के काम में आता है ना, और पुलाव हुए, ठीक है। ये साउथ ईस्ट, सॉरी, क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रियों में ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। मिडिल ईस्ट यानी कि जैसे यूएई, सऊदी अरब, ठीक है, ईरान, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसराइल, ठीक है। तो इन कंट्रीज और बांग्लादेश जो इंडिया का पड़ोसी है वहाँ, ठीक है, वहाँ तो खुद भी प्रोड्यूस होता है बहुत। ये जो इंडिया का बासमती राइस है इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये इंडिया से खरीदते हैं बासमती राइस, ठीक है। अ, और वहाँ से तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल, हमें तो पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या था, मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। कह रहे हैं आज के टाइम में जो बहुत सारी रीजन, मतलब कई सारी जगह हैं वर्ल्ड में, एक पर्टिकुलर जगह के लिए रीजन बोलते थे, वो अब एक दूसरे के पास आ गए।
कंपेयर करें वो तो पुराने थोड़े टाइम से पहले, यानी 1-2 दशक पहले इतने पास नहीं थे जितने अब आ गए हैं, ठीक है। तो बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज वन वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। तो हमें समझ में आया कि इन कंट्रीज के बीच में जो गुड्स का आदान प्रदान है, और ये जो सर्विसेज का आदान प्रदान है, इन्वेस्टमेंट निवेश का आदान प्रदान है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है, ये एक तरीका है कंट्रीज को जोड़े रखने का, ठीक है। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, है ना। इससे क्या है, लोगों का आना जाना बना हुआ है, कंट्रीज के बीच में स्नेह और शांति की भावना बनी हुई है, ठीक है ना। दिस इज थ्रू, ठीक है। पीपल यूजली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। लोग एक दूसरे दूसरी कंट्री क्यों जाते हैं? अच्छी इनकम पाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, है ना। और क्या पाने के लिए? अच्छी पढ़ाई के लिए, इसीलिए तो जाते हैं। यहाँ से मेरे को फॉरेन जाना होगा तो मेरे 2-3 ही कारण हो सकते हैं। या तो ये होगा मुझे वहाँ बिजनेस करना है, ये हो सकता है कि मुझे वहाँ पढ़ाई करने जाना है, ये हो सकता है कि मुझे वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल रही हो, है ना। तो इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ साल पहले, हाउएवर देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन टू कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस। अब 1-2 दशक पहले क्या है कि ज़्यादा लोगों का इधर उधर जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि कंट्रीज में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे होते थे, जिससे क्या है, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा नहीं पाते थे ज़्यादातर, ठीक है ना। ये तो बाद में एमएनसीज आए, ग्लोबलाइजेशन आया, लिबराइजेशन आया, उसके बाद ऐसा हुआ, है ना। देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ द एमएनसी इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, बता सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक्ड, तरीके बताओ जिससे कंट्रीज को आपस में जोड़ा जा सके, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अरे इसमें ऑप्शन है, ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज से रिजल्ट इन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो देशों को जोड़ रहा है, उसके क्या प्रमाण हो सकता है? तो हो सकता है, देखो, लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नहीं, कंपटीशन तो बढ़ेगा, तो ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना। और नो चेंज इन कंपटीशन, नहीं नहीं नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखा है, वी हैव सीन ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट्स, और हमने ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है। देखो, अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, तो व्यापार में समय बहुत जरूरी होता है। अब देखो, ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी से सामान एक जगह से दूसरी ले जाएंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। तो ट्रक इन्वेंट किए गए, फिर ट्रक से सामान ले जाना चालू हुआ, फिर ट्रेनों से सामान जाने लग गया अब, है ना। फिर शिप से सामान, शिप से तो सबसे पहले ही जाता था, ठीक है, तो फिर पर लेकिन अब बढ़ गया, बड़े स्तर पे जाने लग गया। फिर शिप से सामान जाने लग गया, प्लेन से जाने लग गया। तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा आदान प्रदान में अच्छा हुआ, ठीक है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ऐसे फैक्टर जिसने ग्लोबलाइजेशन होने पर मजबूर कर दिया। ग्लोबलाइजेशन यानी कि बच्चों कि जो कंट्रीज की मार्केट्स है उनको जोड़े रखना, जो कंट्रीज की मार्केट्स हैं उनको जोड़े रखना। तो ऐसे मार्केट्स को जोड़ने की जरूरत, आवश्यकता क्या पड़ी, वो क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। वो क्या फैक्टर्स हैं कि मार्केट्स को जोड़ने की हमें जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। क्या कारक हो सकते हैं जिन्हें जिन्हें ग्लोबलाइजेशन होने पर मजबूर कर दिया? पहला कारक दे रखा है बच्चों, टेक्नोलॉजी, ठीक है। रैपिड इंफॉर्मेशन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज आते रहना है, यानी कि टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हुई, तो ये एक बड़ा कारक बना कि ग्लोबलाइजेशन हो, ठीक है। कैसे, जैसे समझेंगे कि पास्ट 50 ईयर्स हैव बीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। पिछले 50 साल हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की वजह से यातायात में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आए, है ना। जैसे मैंने अभी बैलगाड़ी से आपको ट्रक और प्लेन तक की कहानी बताई थी। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिससे क्या है, सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी पहुंचाया जाने लगा, है ना। फॉर गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, और दूर तक और कम कॉस्ट में, कम पैसों में, है ना। तो ये इंप्रूवमेंट्स आए। जैसे ये देखो, ये दे रखा है, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, कंटेनर्स, इनमें सामान रखा जाता है और इनसे फिर शिप में डाल के उनको भेजा जाता है। गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इन intact onto ships, railways, panels, and trucks. Containers have led to huge reduction in port handling costs and reduce the speed with which export can reach markets. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volumes of goods being transported by airlines. देखो बच्चों, ये देखो, ये जो कंटेनर है ना, ये आपको कंटेनर दिख रहे हैं,
ये कंटेनर है, यहाँ शिप आती है, कंटेनर शिप सामान लेके आई, मान लो लेके आई, उसने यहाँ उतारे, ये पटरी है, ये पटरी है, यहाँ ट्रेन आती है, ट्रेन पे ही सामान रखा जाता है, फिर ट्रेन यहाँ से कंट्री में ले जाती है। आ रही बात समझ? सेम ऐसे ही होता है, ट्रेन आती है सामान लेके, यहाँ पे रखती है, यहाँ से इधर उतारा जाता है, वो सामान शिप पे चढ़ाया जाता है, फिर उसको ले जाता है। आ गई बात समझ? तो इससे क्या हुआ, ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन, यानी कि जब ज़्यादा सामान जाने लग गया, सोचो अब मैं तुम्हें एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है? क्या है कि मान लो कि तुम्हें क्या कहते हैं, यहाँ से एक चीज़ भेजनी हो, एक चीज़ जिसकी कीमत 50 रुपये है, 50 रुपीज़, दिल्ली भेजनी है मेरे पास, ठीक है, दिल्ली। तो या तो तुम खुद आओगे, तो तुम्हारी बस की 250 रुपये की टिकट और शहर के अंदर का 50 रुपये का किराया, यानी 300 रुपये कॉस्ट पड़ी, ठीक है? या फिर आप पार्सल करोगे, ठीक, पार्सल करते हैं, 50 रुपये की चीज़ है, पार्सल वाला उसको देखेगा बॉक्स कितना बड़ा है, वॉल्यूम क्या है उसका, ठीक है, आयतन क्या है या वेट क्या है, ठीक है, वो नापेगा, फिर उसका जो चार्ज होगा, मान लो उसका 60 रुपये चार्ज होगा, डिस्टेंस देखेगा कि हाँ 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर तक वो क्या है 50 रुपये लेता है, ठीक है, और 10 रुपये उसके साइज के हो गए, तो 60 रुपये ले रहा है वो, ठीक है, तो 60 रुपये लग रहे हैं। अब 60 रुपये में 50 रुपये की चीज़ 60 रुपये में यहाँ पहुँच रही है, तो 110 की हो गई, ठीक है। अब सोचो कि यही चीज़ को कम करने के लिए अब तुम लोग एक चीज़ भेज रहे हो तो तुम्हें इतना पैसा लग रहा है। कंपनीज क्या करती हैं, अपना ऐसी हज़ारों चीज़ भेजती हैं, उन्होंने 1000 डब्बे भेजने, भले ही 50 के हों, तो अब 50,000 का माल हो गया, 50 का, ठीक है, तो उन्हें 1000 डब्बे भेजने, तो उनका तो माल 50,000 का हो गया। 50 में यार एक ट्रक बुक करेंगे, ट्रक में मान लो कि दिल्ली आने तक उसमें 5 लीटर फ्यूल लग गया, तो ये फ्यूल के पैसे हो गए 1000 रुपये, उदाहरण समझ लेते हैं, और ट्रक वाले को दे दिए ले 2000 रुपये, ठीक है, तो 3000 हो गए। अब सोचो 3000 रुपये देने पड़े 50,000 डब्बों के, तो कम लग रहे हैं, है ना? वहाँ लग रहे थे एक डब्बे पे 60 रुपये, ठीक है, और 3000 भी लगते नहीं है, कम ही लगते हैं, और लेकिन मैंने ये आपको बता दी, ठीक है, एक उदाहरण समझाया। तो इस तरीके से सामान को ऐसे बेचते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, ठीक है। कह रहे हैं कि अभी के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि अब एक दूसरे से हम लोग बात कर पा रहे हैं, अभी हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन गूगल मीट से, है ना, तो इम्प्रूवमेंट आया, कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, इसने क्या है बहुत सारे चेंजेस ला दिए। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। अब सोचो कि एक हमारे संतोष जी है, ठीक है, वो इंडिया में यहाँ से बैट बनाते हैं, ठीक है, बैट, और इंग्लैंड है, वहाँ पे एक सरदार हैं जिनका नाम मनप्रीत है, ठीक है, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको बस, ये हमने मान लिया, वो बैट वहाँ पे बेचते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, तो उनको बैट की कमी हो गई, अब वो खुद इंडिया तो आएंगे नहीं, चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी पहुँच रही है 5 दिन में, 6 दिन में, ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, महीने भर में पहुँच रही है, फिर कॉन्टैक्ट जा रहा है, फिर बैट आ रहे हैं, कितना लॉस हो गया, एक महीने में कितने बैट बेच सकते थे, है ना? तो सोचो, अब फ़ोन आने की वजह से, हाँ संतोष जी बैट भिजवा दो, 10 दर्जन बैट भिजवा दो, ठीक है, तो उनने 10 दर्जन 120 बैट भिजवा दी। आ रही बात समझ में? तो वो एक महीने में 120 बैट बेच देंगे, फ़ायदा हो गया, टाइम बच गया, ठीक है, तो टाइम से भी हो गई चीज़ें। तो यही हमें समझना है इसमें कि टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद करी। तो आ रही है बस समझते हैं टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद करी, ठीक है ना। अब तो मेल भेज देते हैं, है ना, फ़ोन भी नहीं करना पड़ता, मेल कर दो, मेल में लिख दो पूरा एड्रेस वेड्रेस सब सब कुछ अपने आप हो जाता है ना। वो वहाँ पे मेल पड़ेगा, उसके बाद अपना सामान पैक करके भिजवा देगा, है ना। पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाती है अब तो, है ना। So telecommunication facilities, graph telegram including phone, fax are used to contact one another around the world, to access information instantly and to communicate from remote areas. ठीक है, this has been facilitated by satellite communication devices. ठीक है, ये क्यों हो पाया? Satellite communication devices की वजह से। As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. अब हम ये चीज़ तो हम जान ही गए हैं कि कंप्यूटर हर एक चीज़ में काम आने लग गया, हर एक फील्ड में,
है ना, और हम देखते भी हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू इट, और हमने खुद भी देखा होगा, खुद भी इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया जहाँ पे हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो, जो भी आप सब जानते हैं। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इंटरनेट से आज हम ईमेल भी भेज पा रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अब तो इंटरनेट से हम मेल भेज देते हैं, मेल पे ही सारे ऑर्डर हो जाते हैं, या वॉइस मेल भेज देते हैं, रिकॉर्ड करके भेज दो, है ना। उससे इजीली बात समझ में आ जाती है, और वहीं पे हम उसी पे बात भी कर लेते हैं। कॉस्ट वगैरह जैसे कह रहे हैं, नहीं भाई साहब आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, थोड़ा कम कर लो, है ना। पिछली बार माल इतने का था, कंसाइनमेंट अब इतने का हो गया, है ना। कह रहे पिछली बार टैक्स कम लग रहा था, इस बार टैक्स ज़्यादा लग रहा है। ये सब बात करने के लिए, है ना, ये सब नेगोशिएशन करने के लिए भी हम फ़ोन, ईमेल, ये सब इन्हीं पे कर लेते हैं, वॉइस मेल पे, है ना। हाँ, यहाँ लिखा है, और कॉस्ट भी बहुत कम लग रही है। सोचो, अब पार्सल भेजने में कितना समय लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें कितना बड़ा लॉस हुआ हमारा, है ना। 120 बैट का लॉस हो गया, अभी मैंने उदाहरण में ये समझाया ना। पर एक फ़ोन पे ऑर्डर देने से कितना फ़ायदा हुआ, और फ़ोन कितना हमें रिचार्ज कराना पड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का रिचार्ज कराने से हमारा इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया हमें। तो आ रही है बात समझ में। तो इंटरनेट काफ़ी सस्ता हुआ है, इससे क्या हमारी प्राइस भी कम लग रही है, ठीक है। पहले ट्रैवल करके जाना पड़ता था, खुद जाओ, बात करो, ऑर्डर दो, ठीक है। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन लाया, ट्रेड में कैसे मदद करी ये आप समझ में आ गए, कैसे कारक बना ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आईटी इन शॉर्ट, इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, आईटी। क्या बोलते हैं, आईटी। तो जब भी अब कहीं भी आईटी की बात हो रही है तो समझ जाना, ठीक है। हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, और इसने क्या मदद करी। अब देखो, मैंने एक शुरू में चीज़ पढ़ाई थी कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने बेचा गया है तो कंपनी उसकी गारंटी देती है, गारंटी को उसको बोलते हैं एक सर्विस देना। क्या बोलते हैं, सर्विस देना। तो वो सर्विस को कैसे ईज़ी कर रहे हैं। अब सोचो, कंपनी, हमें कोई शिकायत आ रही है तो हम कंपनी में फ़ोन कर देते हैं कि इसमें दिक्कत आ रही है, आके इसे चेक कर लो। वरना हम लोग खुद इतनी दूर जाते, फिर उसको लेके आते, फिर टाइम लगता था ना ये सब चीज़ों में। तो इससे प्रोडक्शन सर्विसेज में भी मदद मिली आईटी की मदद से, ठीक है। लेट अस सी हाउ, ठीक है। ये तो हमने, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने बता ही दिया वही चीज़ है। चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ। अ न्यू मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। एक नई मैगजीन जिसको पढ़ने वाले लंदन में है, ठीक है, वो डिज़ाइन करी जा रही है और प्रिंट करी जा रही है दिल्ली में, ठीक है। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। कह रहे हैं कि जो लिखा जाएगा मैगजीन में, अब सोचो यहाँ से प्रिंट करे बुक छप के नहीं जाएगी, यहाँ पे जो लिखा गया है वो टेक्स्ट को कॉपी करके नेट से वहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर वहाँ पे वो ठीक है। अ, हाँ, तो दिल्ली के ऑफिस में वो टेक्स्ट आया, द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। और फ़ोन पे बात हो गई, समझ में आ गया कि कैसे कैसे प्रिंट करना है, कैसे कैसे मैगजीन को डिज़ाइन करना है, ठीक है, लंदन ऑफिस से। और द डिज़ाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर, और डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पर डन हो गई, और सैंपल दिखा दिया कि देखो हमने ऐसी डिज़ाइन करी है, बढ़िया लग रही है क्या, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया लग रही है, ठीक है ना। तो यही, आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन। उसके बाद मैगजीन प्रिंट होने के बाद हम मान लो यहीं प्रिंट होनी है, तो यहीं से प्रिंट करके हम प्लेन से भी लंदन भेज सकते हैं। तो इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू द बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग। और जो काम, ऑर्डर जो लंदन से दिल्ली आया था, इसका पेमेंट भी बैंक से बैंक में पहुंच गया, यानी कि दिल्ली लंदन बैंक ने दिल्ली बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, दोनों एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो सारा काम ऑनलाइन हो गया। तो आ रही बात समझ में कि यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, ये इसका उदाहरण समझ में आ रहे हो। आपका एक होमवर्क देता हूँ मैं कि आप अपना अपना एक उदाहरण लिख के लाएंगे, अपनी तरफ से बनाएंगे, ठीक है, दो आपकी कंट्री। आवाज बहुत ये था यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या पढ़ा हमने कि एक मैगजीन है, जो मैगजीन पब्लिश फॉर लंदन, लंदन के लिए पब्लिश करी जाती है, यानी कि लंदन के लिए छापी जा रही है। जो लंदन में पढ़ने वाले लोग हैं वो उसे पढ़ेंगे, ठीक है। और वो डिज़ाइन और प्रिंट होती है दिल्ली में, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू दिल्ली ऑफिस, जो क्या प्रिंट करना है, ये चीज़ मैगजीन में क्या प्रिंट होगा, ये लंदन से दिल्ली ऑफिस भेजी जा रही है ऑनलाइन, ठीक है।
तो जो डिजाइनर्स इन दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन, और क्या है, जो डिजाइनर्स हैं दिल्ली ऑफिस में, वो ऑर्डर क्या है, क्या कहते हैं, द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। फोन पे ही बात हो गई उनकी कि हाँ ऐसे ऐसे डिजाइन करना है, इस तरह डिजाइन कर देना, ठीक है ना। लंदन वालों ने दिल्ली वालों को बता दिया, कह रहे ठीक है सर हम ऐसे कर देंगे। फिर उनकी जो डिजाइनिंग थी वो उन्होंने कंप्यूटर पे कर ली। कंप्यूटर पे तो डिजाइनिंग करेंगे, कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करने के बाद उन्होंने सैंपल उनको भेज दिया, सैंपल भेज दिया लंदन वालों को, उनने कहा हाँ बढ़िया है प्रिंट कर दो इसे। उनने प्रिंट करी, उसके बाद मैगजीन को प्लेन से लंदन भेज दिया। और जो पेमेंट थी, जो काम करने का पैसा था, वो भी लंदन बैंक से दिल्ली बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इसको बोलते हैं ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग यानी कि बैंक सर्विस जो ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाए, ऑनलाइन बैंक की सर्विस जो हमें मिल जाती है, उसे बोलते हैं ई बैंकिंग, ठीक है। तो कह रहा है इन द अबव एग्जांपल अंडरलाइन द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। ऊपर वाले इस पैराग्राफ में हम लोग ये पढ़ के बताएं कि इसमें हम लोग ने कहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया है ना। तो देखो जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि ये हम लोगों ने कि जो टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट, एक हो गया मेरा आंसर इंटरनेट, बाकी आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है, और बताएंगे। हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन, कह रहे हैं कि आईटी जो है कैसे ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वुड ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ आईटी, क्या ग्लोबलाइजेशन इतना फैल पाता अगर आईटी नहीं होती तो ये भी आपको सोच के बताना है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, ये है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिबरलाइजेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये एलपीजी, आईटी क्या था इसमें? विदेश व्यापार, ठीक है, और विदेश निवेश पॉलिसी, ठीक है। तो देखो क्या है ये लिबरलाइजेशन, ठीक है, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब देखो उदारीकरण क्या होता है बच्चों, लिबरलाइजेशन क्या होता है, देखो नैतिकता होती है एक तरीके से, ठीक है। देखो वो कैसे काम करती है, आप उदाहरण के साथ समझो, ठीक है। कि मान लो कि लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। वापस उस उदाहरण पे जाते हैं जहाँ पर चाइनीज टॉयज को इंडिया में भेजा जा रहा था। सपोज इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज। मान लो कि अगर भारतीय सरकार टॉयज के इम्पोर्ट पे यानी कि टॉयज के निर्यात पे टैक्स लगा देती, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होता, तो क्या होता, दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज गुड्स, जो इनको इम्पोर्ट करने की जाता है उसे टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, जो इन्हें इम्पोर्ट करता है उसे टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टैक्स, टैक्स की वजह से बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। अब देखो टैक्स लगने से क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे खरीदने वालों का भी उस पर टैक्स लगा दिया गया, तो वो चीज़ की कीमत बढ़ गई, है ना। तो चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट्स। तो हमने देखा कि जो चाइनीज बायर चाइनीज टॉयज हैं वो क्या है, अब उसको सस्ते में नहीं बेच सकते इंडियन मार्केट्स में, है ना। एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। इससे क्या होगा कि चाइना से आने वाले सामान पे रोक लग जाएगी एक तरीके से, वो भी उसमें भी गिरावट आ जाएगी, है ना। इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर। इससे क्या है कि इंडियन जो टॉय मेकर्स हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनका बिजनेस इससे बढ़ेगा, फिर लोगों के पास चॉइस कम हो जाएंगी तो वो फिर वही खरीदेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है बस, है ना। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर का एक उदाहरण है टैक्स, क्या है, टैक्स, ठीक है। तो इम्पोर्ट पे हम जब हम टैक्स लगा देते हैं, इम्पोर्ट पे जब हम इम्पोर्ट पे जब हम टैक्स लगा देते हैं तो उसे हम टैक्स ट्रेड बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। बैरियर का मतलब ही ये होता है कि जो रुकावट लगा देते ना, कि उसको पार करने के लिए रुकावट, रुकावट, बैरियर मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं इसे व्यापार अवरोधक। क्या बोलते हैं? व्यापार अवरोधक, ठीक है। आयात पर आ, का एक उदाहरण है जिसके अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ हम रोक लगा रहे हैं इसलिए, ठीक है। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स, गवर्नमेंट इन ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है,
इन व्यापार अवरोधक को इस्तेमाल करती है, इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है ताकि हम मार्केट को रेगुलेट कर सकें, उस पर कंट्रोल पा सकें, ताकि हम चाहें कि हमारी मार्केट में क्या बिकना चाहिए क्या नहीं बिकना चाहिए। हम टैक्स लगा देंगे, अपने आप बाहर से सामान आना बंद हो जाएगा, टैक्स कम कर देंगे, सामान ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो हम अब हमारे हाथ में आ गया, हमारी सरकार के हाथ में, कि वो मार्केट में क्या बिकने देगी सस्ते में, क्या नहीं बिकने देगी सस्ते में। ठीक है, ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो इस चीज़ से महंगाई आएगी बच्चों। अगर ट्रेड बैरियर सरकार लगा रही है तो इससे महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन। महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार टैक्स लगा रही है। ठीक है, टैक्स लगा रही है, ट्रेड बैरियर्स लगा रही है। ट्रेड बैरियर्स लगाने से अब जनता के पास सस्ती चीज़ें खरीदने की चॉइस नहीं है, तो इससे क्या है, इन्फ्लेशन आएगा, इससे महंगाई आएगी, क्योंकि हमारे पास हमें महंगी चीज़ें मिलेंगी फिर, है ना। जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मान लो एक मार्केट में जाओ, वहाँ पे 100 फ्रूट सेलर हैं, 100 फल बेचने वाले हैं, तो वहाँ सस्ते फ्रूट मिलेंगे, या जहाँ पे 2-3 फ्रूट फल बेचने वाले, वहाँ सस्ते मिलेंगे, यहाँ सस्ते मिलेंगे ना। और ट्रेड बैरियर ने क्या किया, 2-3 ही छोड़े, तो हम लोगों को महंगा सामान मिलेगा। पहले 100 लोग थे जो यहाँ पे बेच रहे थे, अब 2-3 ही रह गए। तो अब बात समझ आएगी महंगाई कैसे आती है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, और भी कारण होते हैं महंगाई के, वैसे ये वन ऑफ देम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद, हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद बैरियर लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड पे, यानी कि जो बाहर से सामान आ रहा था उस पर उन्होंने ट्रेड बैरियर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और विदेशी निवेश पर भी लगा दिया। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। ये जरूरी था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उनका सामान बिके, पहले वो लोग कुछ कमा पाएँ, अपना बिजनेस सेटअप कर पाएँ। ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए कि बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपना सामान बेचें, तो इससे हमारे उत्पादकों को दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो कब आई, 50s और 60s में। ठीक है, एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। अगर उस टाइम पे कंपटीशन हम खोल देते तो ये इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाती, है ना, ये इंडस्ट्रीज उतना मुकाम नहीं हासिल कर पाती जो ये अभी कर रही हैं। ठीक है, दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑन ओनली इसेंशियल आइटम्स सच एज, सिर्फ इंडिया ने इम्पोर्ट उन्हीं चीज़ों पर अलाउ किया था जो बहुत ज़रूरी थी, जैसे मशीनरी। मशीनें हमारे यहाँ नहीं बनती थी उस टाइम पे, तो हमें मशीनें मंगानी पड़ती थी। ठीक है, उत्प्रेरक। ठीक है, तो हमें फर्टिलाइजर्स मंगाने पड़ते थे। पेट्रोलियम, ठीक है, हमें पेट्रोलियम तेल मंगाना पड़ता था, क्योंकि तेल हमारा वो भी हमारे यहाँ नहीं होता था। नोट डेट ऑल डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो ये सारी डेवलप टेक्नोलॉजीज थी जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी शुरुआत में। ठीक है, और इन्हीं से फिर एंड हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। ठीक है ना, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं शुरुआत में, जब वो जो डेवलपमेंट हुआ, तो हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो भारत में जो भी डेवलपमेंट हुआ उसने क्या है, यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पर उत्पादन करते हैं, उनको एक तरीके से सुरक्षा दी सरकार ने, कि बाहर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, तो इसलिए वो अपना बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। अब 1991 में क्या हुआ कि इंडिया बहुत गरीब हो गया। इंडिया बहुत गरीब हो गया, भीख मांगने तक की हालत आ गई थी, बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था इंडिया के पास, बहुत गरीब, भूखमरी, महंगाई बहुत। ठीक है ना, तो 1991 में क्या हुआ कि हमें अपनी पॉलिसी पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? 1991 गिरा, नीति, ठीक है, हाँ नीति बोलते हैं, सही है। तो हमें अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ा। ठीक है, हमें बदलाव लाना पड़ा, और हमने उसके बाद क्या है, अपनी मार्केट को ओपन कर दिया। इससे पहले हमारी मार्केट क्लोज मार्केट थी, अब हमने अपनी मार्केट को ओपन कर दिया, है ना, कि बाहर से कोई भी आ सकता है, कोई भी आके यहाँ पे निवेश करे, कोई भी यहाँ के व्यापार करे, और यहाँ पे व्यापार करके क्या है, हमें पैसा दे, टैक्स दे, सामान यहाँ पे बेचे, लोग अपना कमाए, मार्केट को ओपन किया जाए, और यहाँ का सामान बाहर जा सके बिकने के लिए, है ना। अब सोचो हम किसी देश पे बैन लगा दें कि
तुम अपना सामान हमारे यहाँ नहीं बेच सकते, तो वो भी तो हमारे ऊपर बैन लगाए कि हम अपना सामान नहीं बेच सकते, तो ये भी तो दूसरी बात आ गई, है ना। तो ऐसा ही था। तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। ये वक्त आ चुका है दोस्तों कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को बाहर के प्रोड्यूसर्स के साथ कम्पीट करना ही पड़ेगा, उनके साथ दो दो बात हो ही जाए। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। इससे एक और चीज़ फायदा होती है। सोचो तुम्हारी क्लास में कोई पढ़ा लिखा ना हो, सिर्फ एक ही बच्चा नंबर लाए, मान लो कि कोई भी बच्चा है वो नंबर ला रहा है, हमने मान लो दिलीप है, दिलीप के सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मान लो क्लास में, ठीक है। तो उसके नंबर आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, और तुम्हारी क्लास में और कोई उसके आसपास भी नहीं आता है, तो वो क्या है उतनी मेहनत नहीं करेगा। मान लो कि तीन कभी वो जब भी नंबर ला रहा है तो एक नंबर से या दो नंबर से ही ज़्यादा ला पा रहा है, तो वो सोचेगा कि नहीं ये कभी भी आगे निकल सकता है मुझसे या निकल सकती है, तो इस हिसाब से मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब भी कंपटीशन होता है उससे हमारी परफॉर्मेंस पे अच्छा असर पड़ता है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, और क्या है अच्छी चीज़ें लोग खरीदेंगे, फिर लोग देखेंगे भी कि उनके पास चॉइस ज़्यादा होंगी, देख अरे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है ये खरीदो, अरे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है ये देख लो। तो इससे क्या है कंपनियां क्वालिटी पर भी काम करती हैं ताकि उनका माल बिके। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इस डिसीजन को पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संघ हैं उन्होंने भी मदद करी, ठीक है। दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट, और काफ़ी बड़े हद तक जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या है उस पर जो बैरियर लगे थे वो बैरियर हमने हटा दिए। दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हेयर। तो इससे क्या हुआ देखो, तभी तो 1995 में वो आई थी फोर्ड, क्योंकि 1991 में ट्रेड बैरियर हटा दिए, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जिससे जो गुड्स हैं वो अब इजीली इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, और बाहर की कंपनियां यहाँ के निवेश भी कर रही हैं, अपनी फैक्ट्री या ऑफिस भी खोल रही हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस, देखो यानी कि बैरियर्स को हटाना, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस को कम करना यानी कि रोक कम लगाना, और जो भी बैरियर्स थे उनको हटाना है सेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन। क्या बोलता है? लिबरलाइजेशन, उदारवादी, है ना। क्या बोला जाता है इसे? लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, सॉरी उदारवादी नहीं, उदारीकरण, ठीक है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। तो आपको समझ में आया, एक तरह की नैतिकता ही होगी कि हम लोग जब व्यापार में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब बाहर का कोई सामान यहाँ बेचने जाता है उसको अलाउ कर रहे हैं, और अपने भी मार्केट्स को हम बाहर भेज रहे हैं कि तुम भी बाहर जाके सामान बेचो, तो ये एक तरह का इंसाफ ही है एक तरह का। तो ये हो गया उदारीकरण के। हाँ, जिसका बड़ा दिल होता है ना, बोलते हैं ना वो बहुत उदारवादी है, क्यों? क्योंकि उसका दिल बड़ा है, वो सबके बारे में अच्छा सोचता है और सोचता है कि सबका विकास हो, है ना, इसलिए। तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है, ठीक है। लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया हमने, जी पढ़ लिया, एल पढ़ लिया, ठीक है। वैसे हमारे 1991 में बच्चों एलपीजी आया था, क्या आया था? एलपीजी, ठीक है। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जी फॉर होता है ग्लोबलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता है चीज़ों को प्राइवेट कर देना, है ना। देखो अभी समझेंगे ये भी, ठीक है। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो लिबरलाइजेशन होने से क्या हुआ कि जो बिजनेस कर रहे हैं लोग उनको हमने एक डिसीजन दे दिया कि वो कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, बेचो बेचो भेजो, ठीक है। द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का क्या है इंटरफेरेंस भी कम हो गया, दखल अंदाजी भी कम हो गई, और रेस्ट्रिक्शन भी कम कर दिए कि रोक भी कम लगा दी देन बिफोर, एंड देयर इज देयरफॉर सेट टू बी मोर लिबरल। और अब क्या है, हमारा देश ज़्यादा उदार हो गया, है ना, ज़्यादा उदार हो गया, अधिक उदार कहा जाता है, ठीक है। अभी देखो लिखा है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इसका आंसर लिखना है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अभी लिखा है टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज वन टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर, कह रहे हैं इम्पोर्ट पर टैक्स लगाना एक तरह का ट्रेड बैरियर है, ये भी ऊपर पढ़ा था हमने। द गवर्नमेंट कुड प्लेस अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, फिर गवर्नमेंट क्या है एक लिमिट सेट कर सकती है कि वो नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन, कितने नंबर ऑफ आइटम्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं इनफाइनाइट करें, कर सकती है, ठीक है। दिस इज नोन एज कोटा, इसको क्या बोलते हैं? कोटा। कि जब वो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले
कि इतना ही सामान आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा लाओगे तो फिर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा और एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है, तो उन्होंने इसको बोलते हैं कोटा। ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉयज, क्या आप समझा सकते हैं कि ये उदाहरण लेके चाइनीज टॉयज का, कि हाउ कोटास कैन बी यूज इन ट्रेड बैरियर्स, कैसे कोटा इस्तेमाल कर सकते हैं हम ट्रेड बैरियर्स में। ठीक है। डू यू थिंक दिस शुड बी यूज्ड, क्या ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इसके आंसर्स अपने आप ढूंढो और करो। ठीक है ना। मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर ढूंढो करो, मतलब क्वेश्चंस को रीड करो अच्छे से, इसका आंसर सोचने की कोशिश करो, इसका आंसर सर्च करो, और नहीं आता तो फिर मैं तो अगले लेक्चर में करा ही दूंगा। तो आज हमने व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया। ठीक है। और लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, फैक्टर्स पढ़ लिए जिसमें ट्रेड बैरियर पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी पढ़ लिया। ठीक है। तो जैसे टेक्नोलॉजी पढ़ा हमने, ट्रेड बैरियर पढ़ा, है ना, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, लिबरलाइजेशन पढ़ा। ठीक है ना। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड पढ़ा। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट पढ़ा, है ना। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ रिवाइज करेंगे, फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ताकि तो आपके दिमाग से निकल ना जाए। ठीक है। तो ये वाला हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और ये मैं एक लैंडमार्क डाल देता हूँ जिसमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू क्लास।